अरुणा मैम ने फाउंडर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन की और करंटली नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन वुमेन की प्रेसिडेंट हैं। अरुणा मैम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद 1968 में इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन की और 6 इयर्स तक एज एन आईएएस ऑफिसर सर्व किया। उसके बाद उन्होंने राजस्थान में निखिल डे सर, शंकर सिंह सर और कई लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ देवडुमरी डिस्ट्रिक्ट में मजदूर किसान शक्ति संगठन का निर्माण किया, जिसने एक बहुत ही की रोल प्ले किया कई सारे कैंपेन्स में, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, फूड सिक्योरिटी एंड पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। मैम ने इंडियाज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी 2004 टू 2006 एंड 2010 टू 2013 में एज अ मेंबर सर्व किया, जहाँ पे उन्होंने कई सारे नेशनल लेजिस्लेशंस जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन और मनरेगा जैसे लेजिस्लेशंस को पास कराने में की रोल प्ले किया। मैम के काम के लिए उन्हें ईयर 2000 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ईयर 2010 में नानी पालकीवाला अवार्ड और लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिया और मैनेजमेंट से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ईयर 2011 में उन्हें वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल का खिताब दिया गया टाइम मैगजीन द्वारा। मैं जयंत सेठी वेलकम करता हूं मैम आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें मेरे अलावा मेरे ख्याल से और बहुत सारे लोग आपके साथ बात करेंगे और इस किस्म की चर्चा से सभी लोगों को फायदा है, मेरे जैसे लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। So I'm very very happy that you started this series, like for me an important dialogue between generations and also between knowledge systems. I'm happy to be with you. थैंक यू मैम। मैम लिटरेचर से शुरू करते हैं। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में की, तो लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? I think there are many ways in which it is interested in literature. मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वो एक पढ़ने की आदत बहुत बचपन से रही है और कहानियों पढ़ने की तो बहुत रोचक इंटरेस्ट रही है और मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किताब पढ़ने से मना नहीं किया, ना रोका। और मैं करिकुलम की किताबें भी नहीं पढ़ के साहित्य पढ़ती थी, तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। मेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे थे। मेरे नाना नानी, मेरे परनानी भी पढ़ी लिखी थी, मेरे दादा दादी पढ़े लिखे थे, इसलिए मेरे ख्याल से वो परेशानियां नहीं थी। तो एक नए लिटरेट के साथ होता है कि वो केवल पैसे कमाने के लिए या उसको प्रोफेशनली यूटिलाइज करने के लिए एक शिक्षा दिया जाता है। कुछ लेवल तक शिक्षा ज्ञान के लिए भी था और उसको समझ कर ही पढ़ाया जाता था, इसलिए वो मुझे बहुत बड़ा एक फायदा रहा। और क्योंकि मेरी माँ फिजिक्स मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी और मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स और लॉ के स्टूडेंट थे, तो इसलिए बहुत सारे डिसिप्लिन के बारे में घर में चर्चा भी होती थी। और क्योंकि आज़ादी के बिल्कुल पहले मैं जन्मी, 1 साल पहले जन्मी, मगर मेरे माँ बाप तो आज़ादी को पनपते हुए देखे, इसलिए आज़ादी के आंदोलन में पता नहीं आप लोग कितना पढ़ते हो, हमारे जितने बड़े बड़े प्रमुख लोग थे सब वकालत के दुनिया से आए हैं। वो जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो या अम्बेडकर साहब हो या कई सारे लोग, मतलब वकालत पढ़ के उससे एक तार्किक सोच को लेके राजनीति में आए। और राजनीति केवल उनके लिए गद्दी या कुर्सी की राजनीति नहीं थी, वो तो इस देश को आजाद करने की राजनीति में जुड़े। तो इसलिए उस माहौल में पढ़ना एक बहुत महत्वपूर्ण एक दुनिया का एक तो अपने जीवन का एक अंग समझा जाता था। इसलिए जब पढ़ते गए तो साहित्य भी पढ़ी बहुत सारे, और मेरे साहित्य में इसलिए रुचि आया क्योंकि साहित्य अपने आप में कुछ नहीं होता है, साहित्य किसी का विवरण करता है। एंड एक्चुअली लिटरेचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपके सोशली जो हो रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, वही साहित्य है। तो आप साहित्य को बिना दर्शन शास्त्र समझे या बिना इतिहास समझे या बिना सामाजिक ज्ञान समझे आप पढ़ ही दे सकते हैं। राजनीतिक शिक्षा सब है उसमें। जैसे आप एक बार आपको एक उदाहरण देती हूँ,
ल्यू टॉल्स्टॉय करके एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने एक वॉर एंड पीस करके उन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख में उन्होंने क्या विवरण किया, एक तो रशिया, जो नेपोलियन के टाइम की रशिया का विवरण, और नेपोलियन के पूरे हमला जो हुआ वो वॉर एंड पीस थी पहले, फिर बाद में वॉर, और उससे कई चीजें समझ में आई। आपको मैं इतना तक बताऊंगी कि मुझे पूरा उस समय का यूरोपियन हिस्ट्री मुझे उसी से समझ में आया, और मैं जब आईएएस में यूरोपियन हिस्ट्री सब्जेक्ट ली तो मेरे हिस्ट्री की नॉलेज में वॉर एंड पीस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वॉर एंड पीस के डेट्स कुछ याद करने पड़े या कुछ औपचारिक पर्चे पढ़ने पड़े, और उसका जो बेसिक नैरेटिव था, कहानी थी, वो मुझे लियो टॉल्स्टॉय ने बता दिया था। एक अंक को इतने गहराई से बताया कि बाकी अंकों भी मैं पढ़ी, और मुझे नेपोलियन के पूरे खूबियां, उसकी परेशानियां, उसकी बेवकूफियां सब समझ में आई। तो जब आईएएस की परीक्षा में पूरा कोई नैरो सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, आईएएस की परीक्षा में आप जानते हैं करिकुलम पूरा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा दिया जाता था, आप पता नहीं क्या होता है। तो उसमें यूरोपियन हिस्ट्री का विवरण होता था, फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू द फर्स्ट वॉर, ऐसे। तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता था। तो इसलिए नेपोलियन के बारे में पढ़ने से ज्यादा मुझे वॉर एंड पीस से पता लगा। ऐसे ही चार्ल्स डिकेंस को पढ़ते हुए पूरे सोशल हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड समझ में आया, गरीबी की क्या परिस्थिति थी, गरीब लोगों की क्या दयनीय स्थिति थी। वो आपके ये जो चिमनीज जिसपे आग का पूरा धुआं ऊपर से निकलता है, उसको साफ करने वाले बच्चों की क्या परिस्थिति थी, भूखमरी कैसी थी, तो जो अपना पैसा चुका नहीं पाते थे, जो कर्जदार थे, उनके लिए उनको जेल में डाला जाता था। वो सारा कहाँ से पता लगा, वो सब उनके नॉवेल्स से पता लगा। तो इसलिए यदि आप नॉवेल्स को केवल एक मनोरंजन के रूप से नहीं देखते हैं, और साहित्य मनोरंजन भी है, मगर केवल मनोरंजन कभी हो नहीं सकता। इसलिए अंग्रेजी साहित्य में मुझे न केवल अंग्रेजी साहित्य के बारे में बताया, पूरे यूरोप के दक्षिण शास्त्र, यूरोपीय इकोनॉमिक्स, यूरोपीय सारी चीजों के बारे में, ग्राम्सची के बारे में, ग्राम्सची एक बहुत माने जाने एक राजनीतिक नेता थे, इटली के, उनके बारे में भी पता लगा। अब रूसों के बारे में पता लगा, जो फ्रेंच थे, उन्होंने जो पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा शुरुआत का जो थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन उन्होंने किया था। ऐसी कई चीजें आगे पीछे होके निकलते हैं। तो एक पन्ने में 30-4 रेफरेंसेस होते हैं, तो वो 3-4 रेफरेंसेस को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन चाहिए। तो मैं जब इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे कहा गया था तुम साहित्य के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम फिलोसफी और हिस्ट्री स्टैक्स से किताबें नहीं निकाल सकती हो। फिर मैं गई और मैं स्पेशल परमिशन दी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिलोसफी तीनों की स्टैक से मैं किताब निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा जो रेफरेंस आते हैं मेरी किसी उपन्यास में या किसी चीज में, नॉवेल्स में या लिटरेचर के किसी फैसेट में, उसको मैं कैसे समझूंगी जब तक मुझे वो सब चीजें नहीं मिले। तो क्योंकि मुझे, मैं किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी, मैं पढ़ी क्योंकि मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि ये अपने आप में एक सुंदर और बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इसमें ज्ञान के लिए भी पढ़ी और मनोरंजन के लिए भी पढ़ी, क्योंकि ज्ञान कोई भारी चीज नहीं होती है। ज्ञान में जब तक मनोरंजन नहीं आता है तो ज्ञान ग्रहण नहीं होता है। इसलिए आई एंजॉयड माय पीरियड ऑफ 5 years when I studied in literature, and I've also taught English literature for 1 year in my own college in IT. I enjoyed all these years. So there is no education without enjoyment, and there is no knowledge without great curiosity and without a sense of exhilaration. So I think when we divide studies from enjoyment, we make the first mistake. You should also think of that as enjoyment. That doesn't mean that you only study, so many more things. राइट मैम, सो लिटरेचर ही एक तरह से ड्राइविंग फोर्स बना आपको सिविल सर्विसेज में जाने का। राइट, सिविल सर्विसेज में जाने के कारण साहित्य से नहीं आया। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मेरा महिलावादी सोच ने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि मैंने तय किया था कि मेरे पीढ़ी के सब लोग
उस समय पढ़ लिख के शादी करके घर में बैठ जाते थे। वो बीए मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हो या यूनिवर्सिटी में टॉपर हो, बस उनका लक्ष्य ये होता कि किससे शादी करके कहाँ जाके कहाँ अच्छा आदमी मिल जाए और कहीं लो। बट मेरे लिए ये बहुत नामंजूर था। मुझे लगा कि मेरे लिए मेरी माँ ने भी बहुत प्रेरणा दी कि पढ़ने लिखने का अर्थ ये होता नहीं है कि आप किसी के साथ शादी करके किसी घर कैसे चलाओगे, वो भी चला लो, मगर पढ़ने लिखने का ये भी अर्थ है कि एक इंसान, महिला भी एक इंसान होती है, एक लड़की भी एक इंसान है, उसकी भी बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि के उपयोग के लिए और उसकी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, तो सदुपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए नौकरी करना या नौकरी से कुछ किस्म के कोई धंधा चलाना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो इसलिए जरूर मेरी जिंदगी में ये एक अंग बना इस पूरे सिलसिले का कि कहीं ना कहीं कुछ काम करना है। तो क्या काम करना है? तो तब हमारे जमाने में 60s में, 60 के दशक में क्या था, आप लेक्चरर बन जाओ, आप प्राइवेट एंटरप्राइज में कोई कंपनी में ज्वाइन कर लो, या आप आईएएस में आ जाओ। इसके अलावा और कुछ था नहीं। तो तब मैं 1 साल तो पढ़ाना भी एक ऑप्शन था, मगर मुझे लगा मैं पढ़ा के संतुष्ट नहीं थी इससे। तो मुझे लगा कि और कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस समय नक्सलवाड़ी या नक्सलवादी आंदोलन का 1 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो बहुत गरीबी के बारे में बहुत सोच किया था पूरे इंडिया में, कि गरीबी है, शोषण अभी भी नहीं गया है, गरीब परिस्थितियां हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते लगा कि भाई ये तो हम बंद कमरे के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, मगर उन गरीबों का क्या हाल होगा। फिर लगा शायद आईएएस में घुसने से ये देश में जो वंचित लोग हैं उनके लिए कुछ सेवा भी कर सकते हैं, और कुछ नौकरी भी साथ साथ हो जाएगा, और एक आत्मनिर्भरता भी हो जाएगी, और एक तरीके से इंडिपेंडेंट भी हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे माँ ने मेरे सोच सोच की मेरे दिमाग के अंदर रख दिया। तो इसलिए ये सारी चीज एक साथ हुए, इसलिए मैं आईएएस में बैठी, और वो भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के साथ ही बैठी, ये समझ कर बैठी कि जन सेवा के लिए एक मौका शायद वहां मिलेगा, और मेरे लिए भी थोड़ा सा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की तरफ मैं बढ़ पाऊंगी। और शादी करना उस समय और कभी भी लक्ष्य नहीं था। तो उसका जो जड़ है वो कहीं अंग्रेजी साहित्य से नहीं आया। मेरा आईएएस का जो, वो एक पूरा महिलावादी सोच से जन्मा है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ईयर 2005 में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। लेकिन उसकी शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव राजसमंद में हुई थी। तो मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता सकें कैसे राजस्थान के छोटे से गांव से ये जो पीपल्स मूवमेंट था, ये दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचा और लेजिस्लेशन बना, एक नेशनल लेजिस्लेशन बना। क्या सब स्ट्रगल आप लोगों ने किया, किस तरीके से ये आइडिया आया कि ऐसा एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये सारा अगर आप बता सकें तो। जैसे इसको मैं बताने शुरू कर दूंगी तो मैं 4 दिन आपके साथ बात करूंगी। बहुत आपने इस पे किताब भी लिखी है एक वैसे। हाँ, उसकी 2 किताबें अंग्रेजी हिंदी आरटीआई। में है जो हैं। हाँ जी। ये अंग्रेजी और एक हिंदी, ये आरटीआई स्टोरी और आरटीआई कैसे आई, ये दोनों, ये राजकमल का पब्लिकेशन है, रोली का पब्लिकेशन है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक तरीके से सामूहिकता और सामूहिक विचार और सामूहिक ज्ञान और सामूहिक हिम्मत और सामूहिक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जीत रहा है, क्योंकि कोई एक जना कुछ भी नहीं ला सकता है इस देश में। कोई बदलाव लाना है तो जब तक देश के कई किस्म के लोग नहीं जुड़ते हैं, कई वर्गों से लोग नहीं जुड़ते हैं, और कई किस्म का सोच नहीं आता है, तो उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। मैं बहुत संक्षेप में ट्राई करूंगी। तो मुझे लगा कि हमें लगा, जब हम गरीबी मजदूर किसान शक्ति संगठन का जब बना, मजदूर किसान हम 101 जने मिलके बनाए। वो अब मैं निखिल शंकर जी, केवल हम लोग एक
जाते हैं, केंद्र बिंदु बन के रह गए थे कि तो लोग हमारे नाम लेते हैं। और उसमें लाल सिंह जी भी थे, उसमें सुशीला जी थी, उसमें सुनील सिंह भी था, उसमें सुजी बाई भी थी, मोहन जी भी थे, कई सारे लोगों ने मिलके उसके पहले दो लड़ाइयाँ लड़ी हम लड़े हम वहाँ। एक तो जमीन को लेके लड़े और एक हम न्यूनतम मजदूरी को लेके लड़े। हम दोनों में थोड़े बहुत जीत गए। जीतने के बाद लोगों को लगा कि संगठन बनाओ तो सकती है, तो मजदूर किसान संगठन बना। संगठन बनने के बाद हम फिर से संघर्ष में उतरे, कई सारी चीजें हुई। पता लगा कि सरकार बार बार हमें कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। लगा हम झूठ तो बोल ही गए। आप कहते हैं कि मजदूर को 8 घंटा काम करना चाहिए, मजदूर 8 घंटा काम करते हैं। फिर उसको कहते हैं तुम थे नहीं वहां पे, जबकि हाजिरी थी, आपने नहीं लिखा हमारी। तो हमने कहा मस्टर रोल दिखाओ। कहते हम मस्टर रोल नहीं दिखाएंगे, वो तो गोपनीय डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। हमने कहा मस्टर रोल कोई गोपनीय दस्तावेज होता है? मैं खैर जो मुझे कह रहा था वो एक मेट था और मैं एक्साइएस ऑफिसर थी, मगर वहाँ उसका ज्यादा दबदबा था, मेरे जैसे लोगों का कुछ ही नहीं था, क्योंकि वहां तो मैं एक झोंपड़ी में रह रही थी देवडुंगरी गांव में। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, तब भी वो निकला नहीं बाहर। फिर हमें लगा कि सबसे बड़ा दुश्मन यदि हम देखें तो गोपनीयता है, क्योंकि वो दवाई नहीं मिलती है अस्पतालों में, मजदूरी नहीं मिलती है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, आप स्कूल में आपकी शिक्षा सही नहीं मिलती है। जहां भी आप देखो, जहां जहां आपके जितनी भी सेवाएं, जो प्रमुख सेवाएं सरकार देने का वादा करती है, वो मिलता नहीं है। तो उसका नहीं मिलने का कारण गोपनीयता होता है, क्योंकि सरकार मेरी है, आजाद हिंदुस्तान है, मेरा ही सरकार है, मेरे ही देश है, मगर फिर मुझे क्यों वंचित रखता है? इसलिए जब तक सवाल खड़ा नहीं करेंगे और जवाब नहीं मांगेंगे और गोपनीयता को हटाकर पारदर्शिता के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसमें मोहन जी हमारे जो दलित साथी थे, वो बहुत सवा बीघा जमीन के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे, अनपढ़ थे, मगर वो एक गायक थे, लेखक भी थे। उनके गाने हम बहुत आज तक गाते हैं। वो तो गुजर गए, मगर हम उनके गाने आज तक गाते हैं। और उनका एक सोच था, उन्होंने कहा जब तक हम दस्तावेजों को बाहर नहीं निकालेंगे, वो हमें बार बार यही कहेंगे कि आप झूठे। कई किस्से है। अभी फिर हमने जन सुनवाइयाँ की, तो हमने सारे दस्तावेजों को उधर से निकाल के एक जन सुनवाई की। उसमें पता लगा कि मरे हुए लोगों के नाम मस्टर रोल में, इसीलिए वो मुझे मस्टर रोल नहीं दिखा रहा था। मरे हुए लोगों का नाम लिख के आप पैसा देते तो किससे दिखाएगा? वो नहीं दिखाया। फिर बहुत लंबी कहानी को संक्षेप में, फिर मोहन जी ने बहुत सुंदर गाने बनाए। उसमें एक आपको एक कड़ी सुना देती हूँ, गाऊंगी भी, कविता के रूप में बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे समझाए आम इंसान को कि गोपनीयता से क्या हो जाता है। तो उन्होंने एक कड़ी बनाया कि पहले बार एक चोर भाई आया, बंदूक से मारता। आजकल का चोर तो कलम से मारता है राज चोरों। तो एकदम समझ गए सब लोग कि कलम से मार रहे हैं। अभी कुछ दस्तावेज लिख देते हैं, कुछ हमारे दस्तखत दे देते हैं, कई गलत सूचना को लेके सही बता देते हैं। इससे गोपनीयता बहुत जरूरी, को हटाना बहुत जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है। तो उससे कई और गाने बने, और वो गाने भी बने और हमारे धरने होते रहे, क्योंकि हम पब्लिक एक्शन के लोग हैं। पब्लिक एक्शन क्या होता है? आजकल एक्टिविस्ट लोग तो बदनाम करने के लिए कई कहानियां चलती है। तो पब्लिक एक्शन होता क्या है? क्योंकि आम तौर पे नागरिक सोता रहता है, उनको तो लगता है मेरा घर चल गया, मेरा पानी आ गया, मेरा गैस लग गया, मेरी पढ़ाई हो गई, तो सब ठीक है। मगर एक्टिविस्ट क्या करता है कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन को स्ट्रीट पे ले जाता है, सड़क पे ले जाके बोलता है, ताकि सब लोग उसकी आवाज को सुन के थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे मेरे आज पता नहीं कितने लोग आप सुन रहे हो, मगर धरने में तो सैकड़ों लोग तो आते ही है, कई बार तो हजारों लोग आते और खड़े हो जाते हैं, गाना सुनते हैं। हमने गाना गाते थे, मैं नहीं मांगा सोना चांदी, मैंने मांगा महल वाले, मैं नहीं मांगा। तो लोग आते थे, मांगते क्या है? तो एंड में हम बोलते थे हम सूचना मांग रहे हैं। तो पहले वो सूचना क्या होता है? सूचना आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी है, इसलिए उसको मांग रहे हैं। तो एक तरीके से शिक्षा भी हुआ, अवेयरनेस बिल्ड हुआ, समझ आया कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 कहता है हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे परिवर्तित करेंगे? वो सॉवरेंटी भी प्रॉमिस करता है। वो सॉवरेंटी को मेरे और आपकी जिंदगी में कैसे लाएंगे? ऐसे ही लाएंगे जब हमें क्वेश्चन करने का अधिकार होगा।
और सॉवरेन कहता है कि मेरा दिखाओ सब कुछ, और वो नौकर हमारा बैठा हुआ कहता है नहीं दिखाएगा, ये कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल हम सॉवरेन है, जो वोट देता है वही सॉवरेन है, जो बैठता है वो नौकर है, हमारे सरकारी नौकर है, या वो राजनेता भी हमारे प्रतिनिधि है मगर नौकरी है। तो वो सब हमारे प्रति हमारे पैसे से लूटे, हमारी शक्ति को इकट्ठा करके हमारे ऊपर शोषण करे, ये कैसे हो सकता है? तो वो सोच को बन पाया और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जजेस, एक्स जजेस जुड़े, लॉयर्स जुड़े, पूरे बड़े बड़े एडिटर्स और न्यूज़पेपर सारे जुड़ गए, प्रभात जोशी जाने माने पत्रकारिता के, अजय भट्टाचार्य फॉर्मर एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, वो जुड़ गए, और फिर कुलदीप नैयर वो जुड़ गए, निखिल चक्रवर्ती वो जुड़ गए, सारे यूनियंस, जर्नलिस्ट यूनियंस जुड़ गए, सारे ट्रेड यूनियंस जुड़ गए, क्योंकि सबको मालूम हो गया कि इससे एक आम जनता का फायदा होगा। और कानून बनाया जस्टिस सावंत ने उस ड्राफ्ट को, मगर उसमें क्या डालना चाहिए वो मजदूर किसान ने तय किया। तो एक बहुत सुंदर सा एक प्रक्रिया हुआ, जिसमें भागीदारी का अर्थ किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, एक सामूहिकता रहा, और वो सामूहिकता ही लोकतंत्र है। और वो सामूहिकता को पनपाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो देश के सही नेता है। जो उस सामूहिकता को खत्म करते हैं, तो कहते हैं आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप अपने अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, वो नेता नहीं है, वो ज्ञान और शक्ति की पूंजी को इकट्ठे करने वाले हैं। जो राजनीतिक नेता का काम यही होता है कि ज्ञान को बांटे, राजनीतिक समझ को बांटे और इस सबको बांटे। तो ये बांटने के पद्धति में सूचना के अधिकार के आंदोलन जो 11 साल तड़कते रहा, बहुत काम किया। करते करते फिर 2005 में पार्लियामेंट में सेंट्रल लॉ पास हुआ। मैं पूरी कहानी नहीं बता सकूंगी, संक्षेप में जितना कर पाई मैं बताई, मगर उसमें 4 विशेष थ्योरेटिकल पोजीशंस हैं, इसको मैं जरा अंग्रेजी में बोल देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आफ्टर स्ट्रगल यू हैव टू हैव अ पोजीशन वेयर यू हैव एंगेजमेंट एंड एडवोकेसी। कोई आप क्यों ये स्ट्रगल किए, उसके लिए आपको एंगेज करना पड़ता है। तो सरकार या जर्नलिज्म या ये या वो या राजनेता, उनको इनके साथ एंगेज करके एडवोकेसी कराना पड़ता है कि ये हम क्यों मांग रहे हैं। फिर से स्ट्रगल, बैक टू स्ट्रगल, then after that you go and after you struggle and the struggle becomes much larger, then you have a campaign. एक कैंपेन है, एक आंदोलन जन्मता है, क्योंकि आंदोलन एक जगह की स्पेसिफिक नहीं होता है, वो बहुत बड़े पैमाने में फैलता है। तो हम लोग ये सारे दस्तावेजों को, ये लॉ के पहले जस्टिस सावंत वाला कानून 96 में बन गया था ड्राफ्ट, उसको लेके हम पूरे इंडिया गए, हम तो तमिलनाडु गए, हम तो मणिपुर गए, हम तो नॉर्थ ईस्ट में गए, हम तो गोवा गए, हम तो सब जगह घूमे, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, सभी स्टेट्स में घूमे उस लॉ को लेके कि ये लॉ आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। तो कैंपेन रहना, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान, जनता का राष्ट्रीय अभियान, जन राष्ट्रीय अभियान, जन्मा, उसमें बहुत सारे और लोग जुड़ गए। जुड़ने के बाद फिर कानून के लिए एक मांग उठी, फिर एक मूवमेंट बन गया। जब मूवमेंट बन गया तो अंदाज ही नहीं है कितने लोग जुड़ते हैं, वो तो अपने बच के बाहर हो जाता है। जैसे आजकल 60 से 80 लाख लोग हर साल सूचना मांगते हैं। मुझे कोई किसी का नाम तो पता नहीं, मुझे चंद लोगों के नाम मालूम है, बाकी तो कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या उनका स्वरूप है, किस राज्य के हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो एक मूवमेंट बन जाता है। मूवमेंट से कई सारे चीजें उत्पादन होते हैं, जो काम आगे बढ़ता रहता है। उसके साथ साथ नरेगा का भी मांग उठा, क्योंकि हम लोग किस पे सूचना मांग रहे थे, जवाहर रोजगार योजना पे, PMRGY पे, हम यहाँ पे मांग रहे थे जहाँ पंचायतें हमें मजदूरी के लिए काम पे लाती थी और हमें डिनाई करती थी। तो उससे 2 ट्विन डिमांड उठे, एक तो RTI उठा और एक NREGA की पुराने मांग को मजबूत करने के लिए एक नया रूप से इससे आगे बढ़े। That's a wonderful story, मैम। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से कि वो बुक भी पढ़ें जो मैम ने लिखी है, उसमें आपको और जानने को मिलेगा इसके बारे में। तो मैम, लास्ट ईयर पार्लियामेंट ने RTI एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उनका सर्विस ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस, टेन्योर, सैलरी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है।
तो गवर्नमेंट का कहना था कि इससे आरटीआई एक्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट का मानना है कि इससे कॉन्ट्ररी वीक होगा आरटीआई। तो मैम आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप ये बताइए, इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दे आर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। कैन इंडिया बी रूल्ड फ्रॉम वन पॉइंट? इट कांट। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब इंडिया की इंडिपेंडेंस आया, उसी समय आप यदि वो सारे चर्चाओं को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कोई लापरवाही से नहीं बनी, कोई अंग्रेज डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कॉलोनियल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी के इन्फ्लुएंस में बना है तो बुद्ध के इन्फ्लुएंस में बना है। बराबरी, बुद्ध ने भी कहा था कि बराबरी होनी चाहिए, तो उनके इन्फ्लुएंस में बना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज में इतने पेचीदा विरोधाभास है, भाषा को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके, इसको लेके, उसको लेके, उस समाज को एकजुट लाकर एक दिशा देना बहुत बड़ा काम है। और उस काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, आश्वासन दिया कि हमें कुछ न्यूनतम अधिकार हमारे रहेंगी ही रहेंगी। वो क्या थे वो अधिकार? होते हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर। तो इसको लेके बनाया, तो फेडरेशन है इंडिया। तो जब ये कानून बना, कानून में इसीलिए स्टेट इश्यूज पे स्टेट गवर्नमेंट का एक ढांचा बना, सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बना, और उनकी अलग अलग भूमिकाएं थी एक ही कानून को लाते हुए भी, लागू करते हुए भी, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट अलग होते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट अलग होते हैं। स्टेट में भी सेंट्रल सब्जेक्ट हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून के तहत हो, स्टेट गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नियम एक ही थे, मगर स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे नियुक्त करता था, सब कुछ करता था, और इंडिपेंडेंट रखा इस कमीशन को बहुत सोच समझ के, क्योंकि जब तक आपका इंडिपेंडेंस नहीं रहता है, आप अपने लिहाज से ओवरसी नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते सरकार से। तो उसका अधिकार क्यों हमें इतना जरूर क्यों महसूस हुआ, इतने लोग उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने अपने लेवल पे सरकार को मॉनिटर कर सकते हैं। एक गरीब इंसान एक राशन की दुकान क्यों नहीं चलता है, वो मॉनिटर कर सकता है। एक स्टूडेंट सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला, या मेरे पूरे प्रोसेस में कहीं गलती हुई, तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बना या नहीं बना, उस पे आपके कट ऑफ पॉइंट्स क्यों है, यूपीएससी एग्जाम में क्या हुआ, वो कर सकते हैं। एक घरेलू महिला ये पूछ सकती है कि गैस का कितने लोगों को आपने दिया और मेरा नंबर क्यों नहीं आया। मतलब कई लेवल्स पे और बहुत ज्यादा पेचीदा करप्शन के इश्यूज भी रेज कर सकते हैं। और सिंपल चीज है कि मेरा एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया, वो भी आप उठा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति है, अपने जहां खड़े हैं वहां पे प्रश्न पूछकर वो अपना सवाल का जवाब मांग सकते हैं, और ये जवाब मांगने से सशक्त हो जाते हैं। इसीलिए इसका विकेंद्रीकरण का एक सोचा था। अगर ये इंडिपेंडेंट जब नहीं होगा ये मैकेनिज्म, जब तक आपका ये ओवरसाइट नहीं हो सकता है, सबसे पहले इन्होंने इंडिपेंडेंस को खत्म किया है। इन्होंने कह दिया है कि इसलिए कानून में ये लिखा था कि बी लाइक द इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के रैंक में होंगे सेंट्रल चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऐसे ही सबके रैंक्स होंगे, एंड दे विल बी इंडिपेंडेंट, दो दे आर नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, they will still have the power of a statutory body, they will be separate. अब इन्होंने क्या किया है, जैसे फर्स्ट और टेन्योर फिक्स था, आपके 5 साल का टेन्योर, तो कोई आपको चेंज नहीं सकता। आप कैसे भी डिसीजन दें, आप इस राजनेता के खिलाफ दें, उस राजनेता के खिलाफ दें, आपके पोजीशन को आपको वहां से हटा कोई नहीं सकता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि आपका टेन्योर पोस्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको नियुक्त करेगी, आपके रैंक को डिमोट करके आपको गवर्नमेंट सर्वेंट के रैंक बना दिया। तो आपके जो इंडिपेंडेंस था उसको पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। अब आप जानते हैं कि जो पैसा देता है वो कंट्रोल करता है, जो अपॉइंट करता है वो कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए, तो इसलिए हमें बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो बहुत बुनियादी बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा बहुत सारे सैलरी रिजर्वेशन, ये वो सब कुछ, नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट
अपने आप नहीं नियुक्त कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नियुक्त करेगा? अपना से क्यों वहाँ उसका अपना अधिकार क्यों जमाता है? वो स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त भी करता है तो उनका ओवरराइडिंग प्रोसेस है. In this way, they have really weakened the independence of the Information Commission. If you reduce the independence of an overseeing mechanism, then you really reduce the power of that mechanism to make sure that you're not corrupt and that you're not indulging in arbitrary use of power. दो चीजों के ऊपर नियंत्रण है, एक तो करप्शन पे और एक पावर का दुरुपयोग पे. और प्रश्न जैसे पूछने लग गए हम लोग कि हमने ये भी पूछा पीएम के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे, हमने ये भी पूछा कि पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ सूचना अबाउट देयर फंडिंग. सारे दुनिया के फंडिंग के बारे में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सूचना लेती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंडिंग पे भाई क्यों नहीं देंगे? उनको भी देना चाहिए, वो हमसे ज्यादा थोड़ी ना है. कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी देती है ना, वो हमारे बलबूते जाके राज कर रहे हैं जैसे धोखे. उनको कुछ पावर्स तो होनी चाहिए, हम नहीं देते हैं वो पावर्स की, चलो आप ये पावर्स एंजॉय करो. उसके ऊपर वो कहते हैं कि हमारे लिए स्पेशल पावर्स होने चाहिए, हम सिटीजनशिप से आगे बढ़ेंगे. ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है. इसके ऊपर प्रश्न उठने लगे तो अच्छा नहीं लगा. तो ये इसको कंट्रोल कैसे करें? तो कई वो पार्लियामेंट में भी बोले, पता नहीं किस बेवकूफी ने हमने इस कानून को दे दिया. ये भी रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं. तो व्हाट मेड अस पास दिस लॉ? तो इट इज एक्चुअली, जब हम धरने पे बैठे थे ब्यावर में 40 दिन के धरना बैठा था, दिखाया था हमने 1996 में. उसके एक वकील ने कहा था कि मुद्दा बहुत अच्छा है मगर आप कभी नहीं जीत सकते. तो हमने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति इस सड़ी गली व्यवस्था से मांग करता है कि तो अपने कलेजी निकाल कर बाहर रख, वो देगा थोड़ी ना. आप तो हारोगे. मगर यूपीए सरकार ने दे दिया हमें, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है. आपको समझना चाहिए अपनी. तो सरकार ने दिया, उसकी भी होगी थोड़ी बहुत, मगर हमारी भी उपलब्धि है. अब इस लॉ को हम अपना नहीं समझेंगे और हमारी जनता की विक्ट्री नहीं समझेंगे और उसको हम सुरक्षित रखने के लिए हम खुद संघर्ष नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करने वाला नहीं है. और हर एक को समझना पड़ेगा ये कानून अपना है, चोर का नहीं है. वो फीलिंग आंदोलन के दौरान उठा था, मूवमेंट के दौरान भी उठा है, तो अभी भी वो आपके सबके दिल दिमाग में रहेगा. तो आप इसको सुरक्षित रखिए क्योंकि हर एक को फायदा है. आईएएस ऑफिसर को भी फायदा है, तो एक सफाई कर्मचारी को भी फायदा है इससे. मैम, आपके हिसाब से ऐसे और क्या चेंजेस आरटीआई एक्ट में होने चाहिए जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बने, ताकि लोगों के हाथ में और पावर आए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो? मैं कहती हूँ उसको छेड़ो नहीं, तभी तो स्ट्रॉन्ग है. अभी उसी को छेड़ रहे हो. और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम अमेंडमेंट्स की मांग करेंगे वो पता नहीं क्या अमेंड कर डालेंगे. इसलिए ज्यादा ठीक है कि हम अभी ऐसे ही रहे जैसे हैं. स्ट्रॉन्ग करना वीक करना तो बाद की बात है, देखते हैं क्या होगा स्ट्रॉन्ग. पहले तो आपके पास जो है उसको बचा के रखिए. वही नहीं हो रहा है ना अभी. तो प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव फॉर द मोमेंट. हम करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो कोविड-19 की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम आया है. पूरी दुनिया ने ऐसा समय देखा है जो पहले ना कभी सोचा था, देखा था. अगर हम इंडिया की बात करें तो जो वर्स्ट हिट सेक्शन रहा है वो यहाँ के गेस्ट लेबरर्स रहे हैं, यानी वो लोग जो एक स्टेट में या विलेज में रहते हैं और दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे. तो हमने बहुत उनका स्ट्रगल देखा, उनको कितने किलोमीटर चलकर अपने घर जाना पड़ा, कितनों की इस दौरान मौत भी हो गई. लेकिन अब जो हम देख रहे हैं मई के दौरान कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने लेबर लॉज में चेंजेस प्रपोज किए हैं. तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि लेबर लॉज वो लॉज होते हैं जो एक इंडस्ट्री में किसी वर्कर की वर्किंग कंडीशंस डिफाइन करते हैं. जैसे आपको कितने घंटे काम करवा सकते हैं एम्प्लॉय आपसे, हफ्ते में कितनी छुट्टी या साल में कितनी छुट्टी मिलेगी, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वेंटिलेशन, टॉयलेट, ये सब होगा या नहीं. तो ये ट्रेड यूनियन आप बना सकते हैं, यानी लेबर यूनियंस, ये सब लेबर लॉज में आते हैं. तो कुछ स्टेट्स ने इनमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं. वैसे तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना ये चेंजेस इम्प्लीमेंट नहीं होंगे. लेकिन मैम अगर ये होते हैं तो आपके हिसाब से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वर्कर्स की लाइफ पे? लेबर लॉ देखिए, ये आप देखें तो
इतने एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब एक भागीदारी के साथ लोकतंत्र चलाने के जितने भी प्रयास हुए और इस देश में जितने भी कानून बने शुरुआत से लेके आज तक, और दुनिया के इतिहास में, क्योंकि लेबर लॉज तो दुनिया में बने हैं और दुनिया की एक पैरिटी भी है। 8 घंटे का लेबर लॉ का सबसे पहला संघर्ष तो यूएसए में हुआ था, इसमें 8 घंटे के लिए जीते, उसमें उनको लोगों को मारा भी गया, गोली से उड़ा दिया गया था कई लोगों। कई सारे कानून के लिए लड़ाइयां दुनिया भर में हुई हैं और असर हुआ है एक देश से दूसरे देश में। और हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर के खिलाफ हम लोगों ने भयंकर संघर्ष किया है। कई किस्म के संघर्ष, लेबर बहुत मुसीबत में करते 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 उन्होंने अपने कुछ चंद अधिकार आजकल पाए हैं। मगर हम लोगों को चेतना चाहिए था, जब पिछले पार्लियामेंट सेशन में आपके सारे लेबर लॉज को 140 कानून को 4 कानून में मर्ज किया गया, उस समय ही कई सारी चीजों पे कमजोरियां हो गई थी लेबर लॉज की। आपकी यूनियनाइजेशन को वीकन किया, आपके कई सारे जो बेसिक अधिकार थे उन पर हमला हुआ और हमने देखा ही नहीं। इसलिए ये लेबर लॉज का आपको क्या इशारा करता है, एक बहुत बड़ा इशारा करता है कि जब तक हम लोग पार्लियामेंट में जो लॉज पास होते हैं या अमेंड होते हैं उनको हम बारीकी से नहीं देखेंगे तो हमारे हक छीने जाएंगे। और वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी नहीं पूछते हम लोग, वो कुछ नहीं जानते हैं, मगर उनको तो हम अकाउंटेबल होल्ड करना है ना। जवाबदेही उनकी मेरी प्रति, मैंने वोट दी है तुम्हें, तुमने जाके मेरे हक को क्या आ गया, क्या कर रहे हैं तुम, ये तो पूछ सकते हो, पूछ सकते हो कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे हक को लेके जा रहे हैं और मेरे हक से आप मेरे हक को कम करके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं पूछते। पार्लियामेंट में क्या लॉ पास होता है, कितने लॉ टेबल्ड है, वो देखते नहीं है। क्या वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है डिस्कशन के लिए, नहीं जाता है, वो नहीं देखते हैं। सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, वो नहीं देखते हैं। हम ये सब नहीं देखते हैं। फिर जब सब कुछ हो जाता है सब रोते हैं। खैर वो हो गया पहले, उसके बाद अब जो हुआ है, अब ये तो भयानक हुआ है। जब आप एक तरफ तो कहते हैं कि आप संवेदनशील सरकार हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक चीज मजदूरी के कानून होते हैं एक मजदूर के लिए। और 93% इस देश में सारे लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका एकदम मिनिमम थिंग तो है वेज। वो वेज आप दे देंगे तो उसका घर परिवार चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब उसके ऊपर इतना बड़ा लंचन हो गया है। मगर आप यदि कोविड-19 को देखें और किस तरीके से हमने अभी गेस्ट बुलाने से क्या होगा, अब तो उनको तो ट्रीट उससे भी बुरे कर रहे हैं। माइग्रेंट लेबर ही बुला दीजिए ना, जैसे मेरे हरिजन दोस्त कहते हैं हमें तो नेतर ही बुला दो, हमें तो ये सब अच्छे अच्छे नाम से मत बुलाओ, मगर हमारी सुविधाओं को सुधारो, हमारे लिए जो चीजें हैं उनको सुधारो, हमारे प्रति व्यापार को सुधारो। वो नाम से कुछ नहीं होने वाला। गेस्ट बुला दो, गेस्ट बुला दो तो क्या हो जाएगा, कैसे क्या होने वाला। कानून को सुधारिए। ये देखिए कि माइग्रेंट लेबर को, एक माइग्रेंट लेबर एक्ट है उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया है, उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होती है, उनके जो कार्ड्स है, राशन कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, जब आपको मालूम है वो माइग्रेट करते हैं तो सुविधाएं भी बनाते हैं कि वो उस कार्ड को हर जगह उपयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें क्यों नहीं कर रहे। Actually, we are treating our migrant labor as, I don't want to insult animals, but even worse than animals. They're holding them in a position where they have no voice because they can't unionize. They have no platform, and we didn't want to see them also. इसलिए हमने कहा पकड़ के कहीं डाल दो, मगर क्या हुआ, तो सड़क पे उतरे। तो हमारे लिए दो बहुत क्रिटिकल इश्यूज वो माइग्रेंट लेबर ने निकाला है, तो हमें सोचना चाहिए। एक तो है मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार, जो फंडामेंटल अधिकार है, और दूसरा है मोबिलाइजेशन, क्योंकि गरीब के पास कुछ और तरीका नहीं है। मोबिलाइज करके संख्या में आते हैं तो पावर उनकी बात सुनती है, तो उनको मोबिलिटी भी डिनाई कर दिया हमने, मोबिलाइजेशन भी डिनाई कर दिया,
क्योंकि हमने कह दिया कोविड की बीमारी में आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, तो आप नजदीक लेके खड़े होकर कुछ कर नहीं सकते। आप यूएसए देखिए, इंग्लैंड देखिए, मास्क पहन के वो अपना 7 फीट 8 फीट 9 फीट की दूरी में एजिटेट कर रहे हैं सब लोग स्टेज पे। क्यों? हमारे पास कुछ और है नहीं। और ये एजिटेट करना एक डेमोक्रेटिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। आप इस लोकतांत्रिक अधिकार को यदि आप कहते हैं कि देशद्रोही है, तब तो हमारा लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। लोकतंत्र चाहिए हम लोगों को। इतने मुश्किल के साथ पूरी दुनिया में एक व्यवस्था को हम लोगों ने समझा कि कुछ हमें बराबरी और इंसानियत की ओर ले जाएगा, इसीलिए हम लोकतंत्र को मानते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स इक्वालिटी, वो एब्सोल्यूट स्टेट तो मिलता नहीं है। ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स फ्रेटर्निटी, वो भी नहीं मिल रहा है, बट वी वांट फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी एंड देन वी विल हैव लिबर्टी। आजादी की बात इतना करते हैं, लिबर्टी एंड आजादी इज द रिजल्ट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। इसलिए वी लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू इंडिया in the course of this whole migrant agitation. For me and you and for those of us who are literate, हमारे लिए एक education उन्होंने दिया है to see the real state of how we, also not only the government, but how we treat labor. We treat them only as a utility. We forget that there's a human being. And as a human being, as a family, has emotions, has a feeling of security and peace, has wants and desires like you and me. So how can you give that fellow 4 hours notice to reach home and you bring middle class people in aircraft all the way back? Then वो अपने पैसे से व्यवस्था कर रहे हैं जाने के लिए। तो you stop them, पुलिस उनको मार पीट के नीचे उतार देती है। वो बस वाला 4 लाख खाया, 5 लाख खाया, वो तो चला जाता है पैसे लेके, और ये लोग बेचारे सड़क पे वापस। तो मुझे लगता है कि we have to examine the balance between health needs, health security needs, and humanity. Because you cannot lose humanity and have security of health. It's not possible. It's simply not possible. So I think it has given us in India a lot of indicators about what we should think about. And I think that's the best and the biggest gift that they have done for us, really. And I think I owe my worker friends a great debt that they have given me again, because I knew it, but again, a big, big knock on the head to say that you are still not attending to my needs and you have a lot more work to do. So labor laws will have to be protected. We'll have to go back to the battle. We have to go campaign करें, struggle करें, कानून कोर्ट्स में जाएं, जहां कहीं भी जाएं, जाना चाहिए। ये जो फॉल्स आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए लेबर लॉज को स्ट्रिंजेंट बनाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अजीम प्रेम जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, मगर दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि लेबर को खुश रखो तब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। उनके स्थिति ठीक है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब उनकी स्थिति को खराब करोगे तो इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और क्या है और किसके लिए है ये इकोनॉमिक प्रोडक्शन? आप इंसानियत और इंसानों को खत्म कर देंगे तो कौन खाएगा? ये कोई डायनासोर खाने वाला है या कोई स्पेस से कोई एक नया इंसान आने वाला है तो खाएगा या पिएगा, या कुछ चंद लोग? तो कितना तो खाएंगे, कितना तो खपत करेंगे, कितने तो लग्जरीज यूज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम इन चीजों को जोड़ के देखें और आपकी पीढ़ी के लोगों को रियली सोचना चाहिए, क्योंकि आपका तो भविष्य है, हमारा तो भूतकाल है, आपका तो भविष्य है। और भविष्य कैसा चाहते हैं आप, इसके ऊपर सोचना आपको मंजूर किया है। डेफिनेटली मैम, इसीलिए हमने ऐसे सेशंस भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं कि इन्फॉर्म सिटीजन बन सके जो भी इन सेशंस को देख रहा है, और आई एम श्योर कि बहुत कुछ वो सीखेंगे। तो मैम इसके बाद हम आते हैं कि जैसे अभी जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो उसमें मनरेगा को 0.4% ऑफ द जीडीपी दिया है, हालांकि वर्ल्ड बैंक का 1.7 कहना था। तो मनरेगा इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है?
क्या कह रहे थे? मैम, जो स्टिमुलस पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसमें 0.4% जीडीपी मनरेगा को अलॉट हुआ है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का जो रिकमेंडेशन थी वो 1.7 थी। तो आपके हिसाब से मनरेगा जो पूरी सिचुएशन है उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक रिवाइवल हो या अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना हो, तो वो क्या रोल प्ले कर सकता है? आप यदि थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे कि 2014 में ये कहा गया था कि आरटीआई और मनरेगा के दो कानून को पहले वाली सरकार के शर्मिंदा हाल को जीवित रखने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि to keep up the shame of the previous regime, ये दोनों रखे जाएंगे क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। एक के लिए कहा गया कि नरेगा ने इस देश के इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज को बढ़ाया है, और आरटीआई के लिए कहा गया था कि ये बिल्कुल पॉलिसी का पूरा ये जो फेलियर हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, उसके लिए जरूरी था। मगर इस देश की जनता ने दोनों कानून पे हाथ लगाने नहीं दिए। जब भी कुछ हुआ आंदोलन हो गया, जब भी कुछ हुआ प्रोटेस्ट हुए, जब भी कुछ हुआ लेख लिखे गए, जब भी कुछ हुआ क्यों? अरे जो नरेगा यूज कर रहा है वो कोई राजनेता भी नहीं है, उसको कोई पार्टी बाजी से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो अपने पेट से लेना देना है, अपने हाथों से लेना देना है, अपने मजदूरी से लेना देना है। अभी इस कोविड क्राइसिस में हमारे लाज किसने बचाया? नरेगा ने बचाया। अभी कुछ दिन बाद नरेगा शुरू हो गया, नरेगा वजह से अब डबल हो गए हैं फिगर। जैसे राजस्थान में हमारे पहले कितने फिगर थे उसके डबल फिगर हो गए हैं अभी, और पुरुष भी जाने लग गए हैं। तो कम से कम गरीबी की स्थिति में आप धक्का नहीं दे रहे लोगों को। इम्पोर्टेंस ऑफ नरेगा कैन नॉट बी अंडरवैल्यूड। अभी इट ऑल्सो क्रिएटेड एसेट्स, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी। तो बजट एलोकेशन में आते ही व्हाई डू वी बिकम सो नर्वस? युद्ध में कितना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं, आर्म्स पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और जीने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? हमने यदि मान लीजिए मैं हिस्टोरियन हूँ 2021 समथिंग में, 22nd सेंचुरी में, और मैं 20th सेंचुरी के एक्सपेंडिचर को देखूंगी, मैं तो कहूंगी तो वॉर मंगर्स थे। खाने में क्या पैसा खर्चा किया, लोगों की व्यवस्था में क्या पैसा खर्चा किया, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन वॉर। तो एनालिसिस करूंगी तो आई वुड से इट्स अ वॉर मंगरिंग कंट्री। अब आप कंपेयर करिए सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में यूरोप में जो डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं वो कितना खर्च करते हैं, और इंडिया क्या खर्च कर रहा है। जबकि इंडिया में उससे दुगना करना चाहिए, क्योंकि हम और भी दयनीय स्थिति में है, मगर वो हमसे ज्यादा करते हैं। वहां पे 60 साल में होते हुए सबको पेंशन मिलता है, कोई पूछता नहीं है, और ये 200 रुपए नहीं मिलते जो हमें मिलते हैं यहाँ पे। ये शर्मिंदा हालत है इंडिया में। ये गरीब परिवार में गरीब बुजुर्ग को आप 200 रुपए देते हैं, और वो भी सबको नहीं देते, केवल 20 परिवार को देते हैं। आज 200 रुपए में क्या होगा? बिल्कुल शर्मिंदा है। और पहले वाली सरकार, ये वाली सरकार, सबके पास हम चले गए हैं। दिस इज अ शेम। और ये तो स्टॉप द पेंशन, इट इज बेटर। हमें मालूम होगा पेंशन नहीं आने वाला है, मगर ये 200 रुपए का पेंशन तो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी एक्सपेंडिचर का आता है ऑन हेल्थ, ऑन फूड, ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन नरेगा, बहुत कम होता है। इट इज स्टिल वेरी वेरी पॉल्ट्री सब, बहुत कम है ये। हमें एजिटेट करना चाहिए कि पोस्ट कोविड एरा में आपको जैसे 2% एटलीस्ट ऑफ नेशनल फंडिंग should go on employment related activities, and health maybe we should increase, quadruple the amount of money on health. मेरे अभी सूचना आई मुझे कि हमारे दोस्तों के कोई दोस्त किसी ने गुजर गए कोविड से, क्योंकि हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिली हुई थी। 3-4 दिन तक हॉस्पिटल गए, उनको कहा गया बेड नहीं है, आईसीयू में फ्री नहीं है, देखे देखे कौन? कोविड के लिए स्पेंड ऑन हेल्थ। इसकी मैं तो कह रही हूँ स्टेट पब्लिक हेल्थ होना चाहिए,
टेक ओवर ऑल प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में आज जाइएगा, जो इलाज आपको 10,000 में मिलता था आजकल 1 लाख में हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ ये सारे इंटर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आपका नरेगा है, आपका हेल्थ है, सारे इंटर रिलेटेड है। आज कोविड के टाइम में क्रिटिकल फैक्टर्स हैं ये आपको। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब ठीक है, कैटेगरीज हैं, आइसोलेशन में देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट सम लेवल दे आर ऑल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, इंटर रिलेटेड एक्सपेंडिचर, इंटर रिलेटेड बजट्स एंड एन इंटर रिलेटेड कॉम्पोजिट प्लान ऑफ इंडिया। अकेला नहीं होता है कुछ भी। And what percentage of people will benefit from NREGA? And what percentage of benefit will come from some program other than NREGA? You have to see. केवल पैसे के एलोकेशन नहीं है, कितने लोगों के लिए फायदा मिलेगा, पर कैपिटा कितना होता है, ये भी देखना चाहिए। हम नरेगा तो जैसे रूरल एरियाज के लिए हो गया, तो मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था रिसेंटली, उसमें आपने कहा था कि अर्बन एरियाज के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे? हम काम कर रहे हैं विद सम प्रोफेसर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लेबर प्रोफेसर्स और अर्बन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियंस और अर्बन यूनियंस के साथ मिलकर वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू गेट दिस होल एक्ट कंसेप्चुअलाइज्ड। क्योंकि रूरल एरियाज में एक ही किस्म का काम में सब लोग यूनाइट हो जाते हैं, मगर अर्बन एरिया में बहुत अलग अलग किस्म के काम होंगे। तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और अभी हमारा चर्चा जारी है, और उम्मीद है कि अभी 1-2-3 हफ्ते में या 1 महीने में एक ड्राफ्ट निकल जाएगा कि ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का क्या स्वरूप हो सकता है। कि उसके ऊपर डिबेट्स होंगे, जैसे मनरेगा के ऊपर भी 5-1 साल इतना भारी डिबेट हुआ, उसके बाद वो कानून का रूप बना। इसको इतना हम समय दे नहीं सकते क्योंकि अभी इतना हमारे ऊपर क्राइसिस है, मगर 5-6 महीने तो लगेंगे तो अच्छे से चर्चा करके सबके विचारों को लेकर बनाएंगे। क्योंकि हम वो पार्लियामेंट नहीं है जो 2 दिन में या एक घंटे में किसी को निपटा दे। इसके लिए सबकी जिंदगी और सबके भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। और ना तो हम पीएम केयर फंड है जो हम कह सकते हैं हमारे से निगरानी नहीं होगी, हमारी तो हर चीज की निगरानी होती है। हम कुछ शब्द भी कह देते हैं तो 4 लोग कहेंगे ये क्यों कहा, तो जवाब देना पड़ता है। तो जवाबदेही तो हमारे कार्यक्रम में और हमारे जिंदगी में निहित है। तो इसलिए वो कलेक्टिविज्म के थ्रू आएगा ये एक्ट, तो उस पर डिस्कस करने पड़ेंगे। मगर बेसिकली डिग्निटी ऑफ द लेबरर, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द मिनिमम गारंटी ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड ऑफ रेजिडेंशियल सिक्योरिटी, इस एम्प्लॉयमेंट को कवर करना पड़ेगा। तो कैसे होगा उसको हमें देखना पड़ेगा। एंड लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर वो क्या होगा उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। और इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है सब कुछ, मगर किस किस्म से, थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर, थ्रू व्हाट मोडालिटीज, थ्रू व्हाट रिलेशनशिप्स विल बी इवॉल्व ऑल दिस। मैम यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, आप अगर कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? My young friends, I want to just say one thing to you. Do not stop questioning. First and foremost aspect of learning comes from listening. दिमाग में एक सवाल उठता है, उस सवाल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सारे किस्म के माइथोलॉजी में स्टोरी है कि कैसे प्रश्न पूछा गया और उन प्रश्नों से क्या उत्तर आया और उस उत्तर से दुनिया में क्या परिवर्तन आया। तो इसलिए संविधान हमें हक देता है प्रश्न पूछने का, इसलिए ये प्रोग्रेसिव संविधान है। हमारे विज्ञान की पढ़ाई में हमें प्रश्न नहीं सिखाता है तो सिखाना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछे। सामाजिक ज्ञान में भी प्रश्न कैसे पूछे सिखाना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि आप तोड़ फरोड़ करोगे या किसी के नुकसान कर रहे हो। अगर आप जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपके दिमाग में वो फुर्ती और वो सफाई कैसे आएगी। तो एग्जामिनेशन तो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए कि पास हो या फेल हो, उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही। मैं जिंदगी के एग्जाम की बात कर रही हूँ। जिंदगी के एग्जाम में हम कितने अच्छे नागरिक बनते हैं, हम कितने अच्छे इंसान बनते हैं और कहाँ तक अपने
उसूल को ना खोए, अपने ईमान को ना खोए, हम लोग लोगों के सेवा भी करें और अपनी बढ़ोतरी भी देखें, क्योंकि दूसरों के सेवा में मेरी बढ़ोतरी है। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है कि और मैं काफी पहले पहले आई तो मैं काफी परेशान थी इससे। ये कोई आता था आपकी सेवा भी करते, फिर उसके बाद में कहते थे कि सेवा करने के मौका के लिए शुक्रिया। अरे जबरदस्त है, मेरे लिए सेवा करके जा रहे हो, फिर मुझे मुझे क्यों धन्यवाद देते हो? फिर मेरी अम्मा ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो संस्कृत का एक पुराना श्लोक भी है, इसमें कृतज्ञता कहा जाता है। कृतज्ञता का अर्थ होता है कि अच्छा, दूसरों की अच्छाई करने के लिए मौका मिले, वो भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। इसलिए वो सौभाग्य कभी कभी अपने आप उपलब्ध हो जाता है, कभी कभी उसका प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। और ये सारे अभियान जो है वो प्लेटफॉर्म्स है, इसमें उस कृतज्ञता को करने के लिए हमें एक मौका मिलता है। किसी को भला हो, जनता के भला हो। नरेगा में अभी 29 मिलियन पीपल, पता नहीं कितने करोड़ हाउस होल्ड को मजदूरी मिल रही है। मुझे किसी ने कहा आप तो लड़ाई लड़ती रहती हैं, आप कुछ क्रिएटिवली कुछ करिए ना, आप रचनात्मक। तो मैंने कहा आप जब आपके उनकी 290 करोड़ घरों में पैसा और खाना जा रहा है, वो रचनात्मक कार्य है कि वो संघर्ष है? क्या ऐसे ही हमें सोचना पड़ेगा कि एंड में हम रचनात्मक कार्य भी करना चाहते हैं, तो संघर्ष के माध्यम से रचनात्मकता तक पहुंचते हैं, ये समझकर हमें काम करना चाहिए। लास्ट में गांधी जी के 3 शब्द थे, सेवा, संघर्ष और निर्माण। आप सेवा में जुड़िए, आप संघर्ष करिए, आप निर्माण कार्य में जुड़िए, मगर कहीं ना कहीं अपने को अपने से हट के दूसरों के लिए कोई सोच बनाना चाहिए। थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स, हम हमेशा ये याद रखेंगे। और थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, ये सेशन डिलीवर किया जो बहुत ही इंसाइटफुल था। मैं होप करता हूँ कि सबने जो भी इसको देख रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और वो इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम मैम। Thank you. I hope you all become informed citizens. Yes ma'am, sure. Informed and passionate. Thank you. Thank you ma'am.